ये उस दिन की कहानी है जब मेरी फियांसे मेरी सौतेली बहन बन गई और मैं अपनी टूटी हुई जिंदगी से 20 बिलियन की दौलत लेकर निकल गया। मैंने अपनी न्यूज़ फीड पर एक अपडेट पोस्ट किया और साफ साफ लिखा, मेरी फियांसे मेरे भाई के साथ भाग गई। तो अब ये रिंग मास्टर सिग्नल है। अगले ही पल उसके दोस्त का फोन आया। गुस्से से उसकी आवाज़ कांप रही थी। लियो रुयान, क्या तुम पागल हो गए हो? वो इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उस पर मर मिटेगी। यहाँ तक कि मैं भी उसे देखे बिना नहीं रह पाती थी। और तुमने उसे अपनी लव लाइफ से जाने दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं जा चुका हूं, वह आग बबूला हो गई। उसने फौरन अपनी असिस्टेंट को मुझे ढूंढने भेजा। लेकिन उसे करारा जवाब मिला, मैं पहले ही विदेश में हूं। प्रेसिडेंट लियू, आपकी स्टेटस को देखते हुए आप इस तरह देश नहीं छोड़ सकते। इस बार वह वाकई आपको छोड़कर चला गया है। लू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसे क्लब का वह नज़ारा याद आया। तुम्हें अभी अभी तुम्हारा सच्चा प्यार वापस मिला है। आमतौर पर यह फोंग एक जंगली जवान भेड़िए की तरह बर्ताव करता है। वह किसी को भाव नहीं देता। लेकिन जब वह तुम्हारे साथ होता है तो वह बहुत स्वीट और प्रोटेक्टिव हो जाता है। ये मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जगाता है। तुम मुझसे शादी कब करोगी? उस वक्त मैं सुन्न हो गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। उम्मीद से भरा दिल, लेकिन जवाब सिर्फ एक कड़वा मजाक था। वह कौन है? उसने बहुत बेपरवाह लहजे में कहा। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन मेरे लिए वे जहरीले खंजरों की तरह थे जो एक साथ मेरे दिल में उतर गए। प्राइवेट लाउंज में सन्नाटा छा गया। आखिर किसी ने चुप्पी तोड़ी। नहीं, यह नामुमकिन है। सिस्टर लियू, 3 साल हो गए और तुम अभी भी अपने पहले प्यारे में सोच रही हो? मेरा पहला प्यार? मेरे दिमाग में कुछ धमाका सा हुआ। सब कुछ खाली हो गया। लू रुयान के दिल में सिर्फ वही था। और मैं वहां दरवाजे के पीछे खड़ा था। मैं पत्थर बनकर सुन रहा था। फिर लू रुयान की धीमी आवाज सुनाई दी। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि उसे 3 साल दो, वह कोशिश करेगा। दूसरों ने भी मुझसे कोशिश करने को कहा था। अगर उसके बाद भी हम एक दूसरे को प्यार करते रहे तो हम फिर से साथ आ जाएंगे। तो मैंने उसकी बात मान ली। 3 साल तक मैंने हर मुमकिन कोशिश की। उसे अब तक मेरे पास वापस आ जाना चाहिए था। मैं कांपने लगा। इन 3 सालों की सारी कोमलता, वे सारे पल जब मुझे लगा कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं, वह सब असल में एक एक्सपेरिमेंट था। किसी और के लिए एक टेस्ट था। और फेन का क्या? उसके स्वभाव के साथ अगर उसे पता चला तो उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि मैंने लाउंज का भारी दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। अंदर मौजूद हर कोई चौंक गया। सबकी निगाहें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं वहां खड़ा था। चेहरा मुर्दे जैसा सफ़ेद, आंखें उस औरत पर टिकी थीं जो सबसे खास जगह पे बैठी थी। लेकिन उसने कोई हैरानी, कोई घबराहट या कोई पछतावा नहीं दिखाया। वो उसी ठंडे और बेरुखी भरे अंदाज में बैठी रही। अगर उसके मन में मेरे लिए ज़रा सा भी लगाव होता तो वह ऐसी नहीं रहती। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मैंने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तुमने जो सुना, मुझे हमेशा लगा कि तुम समझते हो। चंद्रमान ने मुझे जीतने के लिए तुमसे शर्त लगाई थी, इन लग्जरी कार्स में से जो चाहो ले लो। और अगर ये काफ़ी नहीं है, बात करते हुए उसने अपनी जेब से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और धीरे से मेरे सामने मेज पर रख दिया। ये 100 मिलियन है। 3 साल तक मेरे हुक्म मानने की ये कीमत है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरा हाथ अचानक बढ़ा और मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। लूरियन, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं थीं। ये कहते हुए उन 3 सालों की हर छोटी याद मेरे दिमाग में घूम गई। लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया, अपना फ़ोन निकाला और मुझे एक नया मैसेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, भाई मैंने 3 साल कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता हूँ। चलो फिर से साथ आ जाते हैं। उस पल मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई है। लू रुयान ने स्क्रीन पर एक नज़र डाली, फिर मेरी उंगलियां हटा दी जो उसकी कलाई को पकड़े हुए थीं। सॉरी, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है। वह बिना किसी अफसोस के चली गई। वह तेज कदमों से निकल गई। उसने कहा कि उसके मन में कोई भावनाएं नहीं है। तो इन 3 सालों में मैं ही अकेला था जो पागलों की तरह जी रहा था। मेरी सारी ईमानदारी, मेरी सारी सच्चाई मैंने उस ड्रामे में बर्बाद कर दी जो उसने रचा था। मैं वहीं खड़ा रहा, अपने खाली हाथों को देखता हुआ। अगले ही पल मैंने मेज़ पर रखी महंगी शराब की बोतल उठाई और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। मैं क्लब से बाहर आ गया। रात की हवा मुझे लगी। मेरा चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। मैंने झटके से अपने आंसू पोंछे। मैंने एक टैक्सी रोकी और कहा, उस कार का पीछा करो। मैं अपनी आंखों से उस मशहूर पहले प्यार को देखना चाहता था जिसके बारे में वह 3 साल से सोच रही थी। वो कौन है जिससे मैं अपनी तुलना भी नहीं कर पा रहा था? आखिर वह है कौन? ड्राइवर ने मेरी हालत देखी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा।
उसने बस एक्सेलरेटर दबा दिया। लू रुयान, जो आमतौर पर इतनी शांत रहती थी, आज पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। ये देखकर मेरे दिल में एक नया दर्द उठा। क्या वो अपने पहले प्यार से मिलने के लिए इतनी बेताब है? आखिरकार कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर रुकी। मैंने किराए के पैसे दिए और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। एक खंबे के पीछे छिपकर मैंने देखा, लू रुयन एग्जिट पर इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी अपना सूटकेस खींचते हुए दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि लू रुयान उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया, नहीं इसलिए कि उसने अपना सिर झुकाकर उसके बालों को चूमा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहला प्यार फोंग जुन था, मेरा नाम का भाई। वो इंसान जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जिससे मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। यहीं से कहानी और भी कड़वी हो गई। मेरी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत के सिर्फ 6 महीने बाद मेरे पिता एक औरत को घर ले आए थे। उसका 3 साल का एक बेटा था। मेरा बड़ा भाई, वह फेंग जुन था। मेरे पिता ने यह कहकर सफाई दी थी कि वह औरत उनका पहला प्यार थी। फोंग जुन उनका सगा बेटा था। उन्होंने दावा किया कि अगर उस वक्त मेरी माँ ने उन्हें नहीं छीना होता तो वो अपने पहले प्यार से कभी अलग नहीं होते। लेकिन असल में ये बात उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उस वक्त मेरे पिता अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों के लिए बुरी तरह भटक रहे थे। वह इतने बेसहारा थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वही मेरी माँ के पास गिड़गिड़ाने गए थे, जिन्हें वह लंबे समय से प्यार करती थी। उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी माँ का परिवार कैपिटल निवेश करेगा तो मेरी माँ ने उन्हें अपना पैसा दिया, अपना सारा प्यार दिया, और आखिर में उस एक्सीडेंट में उन्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी। और नतीजा क्या हुआ? मेरी माँ का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मेरे पिता ने उनके दहेज और विरासत को शादी के तोहफे में बदल दिया और उस तथाकथित पहले प्यार से बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। मेरे पिता जिसे चाहे प्यार करें, लेकिन फेंग जून ही क्यों? उस पल मुझ में एक गहरी नफरत भर गई। लू रुयन पहले ही फेंग जून का सामान लोड कर रही थी और पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। जैसे मुझ पर कोई साया हो, मैंने एक और टैक्सी ली और फिर से उनका पीछा करने लगा। मैं उनके बहुत करीब था। मैं खिड़की से साफ देख सकता था कि लू रुयान उसकी तरफ सिर घुमा रही थी। उसने फेंग जून से कुछ फुसफुसाकर कहा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बालों की लट हटाई। ये इतना स्वाभाविक था जैसे उनके बीच ये कोमलता बहुत जाहिर सी बात हो। वह कोमलता जो मुझे 3 साल साथ रहने के बाद भी कभी नहीं मिली थी। सामने देखते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। अचानक चौराहे पर एक हादसा हो गया। टायरों की चीख, मुड़ते हुए लोहे की आवाज़, एक के बाद एक टक्करें हुईं। मेरी टैक्सी ने बिना चेतावनी के सामने वाली कार को टक्कर मार दी। फिर पीछे से एक और गाड़ी ने हमें जोर से टक्कर मारी। वह टक्कर भयानक थी। मेरा सिर सामने वाली सीट के पिछले हिस्से से जोर से टकराया। एक तेज दर्द उठा। तुरंत खून बहने लगा और मेरी नज़रों के सामने धुंधलापन छा गया। चीख पुकार और टूटे हुए शीशों के बीच मुझे एक जानी पहचानी सूरत दिखी। दरवाज़ा खुला। लू रुयान सबसे पहले बाहर निकली। वह पैसेंजर साइड की तरफ भागी। अगले ही पल मैंने उसे फेंग जून को बहुत सावधानी से बाहर निकालते हुए देखा। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। घबराहट में उसकी भौहें तनी हुई थीं। उसने फेंग जून को एक्सीडेंट वाली जगह से दूर ले जाने में मदद की और तभी उसने मुझे देखा। मुझे उस कुचली हुई टैक्सी की पिछली सीट पर फंसा हुआ देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए सदमा आया, लेकिन वह सदमा अगले ही पल गायब हो गया। फेंग जून ने गौर किया कि वह रुक गई है। मैंने सुना कि एक टैक्सी को बुरी तरह टक्कर लगी है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लू रुयान ने अपनी नजरें हटा लीं। यह कुछ नहीं है। इन शब्दों के साथ उसने पीछे मुड़कर देखे बिना फेंग जून को उस खूनी मंजर से दूर ले जाना जारी रखा। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। मेरे हाथ में आईवी चढ़ रही थी और एक नर्स देखभाल कर रही थी। मुझे होश में आता देख उसने कहा, मिस्टर फोंग, आपको ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में रुकना होगा और हमें आपके परिवार से संपर्क करना होगा। कृपया मेडिकल फीस जमा कर दीजिए। लेकिन मेरा चेहरा पत्थर बना रहा। नर्स ने फिर कहा, मिस्टर फेंग। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मेडिकल फीस पहले ही दी जा चुकी है। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। लू रुयान वहां खड़ी थी। ये देखकर नर्स चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लू रुयान अंदर आई। उसकी नज़र मेरी पट्टियों पर पड़ी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि मैंने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रेसिडेंट लियो, आप इतनी बिजी हैं? एक मामूली इंसान की परवाह करने यहाँ क्यों आई हैं? उसका हाथ वहीं रुक गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अगर मैं नहीं आती तो और कौन आता? इन शब्दों ने मेरे दिल पर गहरी चोट की। और कौन? मेरी माँ बहुत पहले चली गई थी। मेरे पिता पक्षपाती थे। मेरी सौतेली माँ ढोंगी थी। वह घर अब मेरा नहीं था। पिछले 3 सालों में जब भी मुझे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती, वह हमेशा साथ होती थी। उसने मुझे अपनी मौजूदगी की आदत डाल दी थी। उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि मुझे एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। लेकिन आज उसी ने मुझे खाई में धकेल दिया था। मैंने भारी आवाज़ में कहा, भले ही कोई ना आए, मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है।
आपने खुद कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हुए एक लंबी सांस ली। प्रेसिडेंट रू, मैं इतना लाचार नहीं हूं कि आपसे चिपका रहा हूं। आपने कहा कि आपके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है, तो मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि यहाँ रुकूं। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। और वैसे भी, क्या आपको सच में लगा था कि मैं गंभीर था जब मैंने कहा था कि मेरे मन में भावनाएं हैं? उसकी तरफ देखे बिना मैंने एक जबरदस्ती की हंसी के साथ कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। हम तो बस मजा कर रहे थे और आप वाकई दिखावटी हैं। उस पल लू रुयान की आंखें लाल थीं। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक नर्स ने तेजी से दरवाजा खोला। मिस्टर फेंग, चेकअप पूरा हो गया है, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी दुखती रग पर पैर रख दिया हो। ठीक है, बस बहुत हुआ। जाओ अपने फेंगजुन के पास, मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लू रुयान ने कुछ सेकंड सन्नाटे में मुझे देखा, फिर कहा, मैं यहाँ किसी और वजह से नहीं रुकी थी। ये चंदवान था, तुम्हारा दोस्त, जिसने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। यह सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन हंसते ही मेरा जख्म फिर से हरा गया। दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा जख्म मेरे दिल पर लगा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, लुइलेंट, फिक्र मत करो, मैं इतना भी भोला नहीं हूं। उस पर लुइलेंट का दिल भी जैसे जोर से धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह रोते हुए देखा था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले तो सही, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुड़ी और बाहर चली गई। उसकी उस सख्त और अटल पीठ को देखते हुए मैं खुद को और नहीं रोक पाया और हॉस्पिटल के बिस्तर पर ढह गया। मुझे लगा था कि मैं घंटों रोता रहूंगा, पर अजीब बात थी कि मेरे आंसू बहुत जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला रहा। दर्द इतना था कि मैं पसीने से तरबतर हो जाता। खाने का स्वाद कागज जैसा लगने लगा था और कभी कभी गलियारे में नर्सों की फुसफुसाहट सुनाई देती। वे कह रही थीं कि बगल के वीआईपी रूम वाला फेंगन कितना खुशकिस्मत है, मदमज़ेल लियांत खुद उसका ख्याल रख रही हैं, वह पूरी रात उसके साथ रहती हैं। एक बार मैं उसके कमरे के सामने से गुजरा, दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर लुयान बिस्तर के पास बैठी सेब छील रही थी। वह मंजर मेरे जहन में किसी जलती हुई आग की तरह छप गया। दर्द इतना बढ़ा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन असली ताकत प्यार करने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने की हिम्मत रखने में है। हॉस्पिटल से निकलते ही मेरा पहला काम वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। मैं इस शहर में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैंने सबसे पहले वीज़ा का इंतज़ाम किया, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत प्यार करना और फिर सब कुछ छोड़कर चले जाना ही है। वीज़ा जेब में लेकर मैं घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही मेरा सामना अपनी सौतेली माँ से हुआ, जो हमेशा की तरह भारी मेकअप में सजी धजी थी। मुझे देखते ही उसने अपने वही पुराने ताने शुरू कर दिए। फांग, क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस पास रखा एक बड़ा सा सेलाडॉन वाज उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर रख दिया। बैम! कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। लिनवान चीखी और 2 कदम पीछे हट गई। मैंने बर्फीली आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमीज सिखाने की? तुम जैसी घर तोड़ने वाली औरत से मुझे कुछ नहीं सुनना। लिनवान, याद रखना, जब तक मैं इस घर में हूं, मेरी जुबान किसी छुरी की तरह तेज थी। और लिनवान गुस्से से पीली पड़ गई। मैं कांप रही थी। फेंग, ये सब क्या तमाशा है? शोर सुनकर फेंग फो अपने ऑफिस से बाहर भागता हुआ आया। उसने फौरन लिनवान को संभाला और मुझ पर चिल्लाने लगा, घर आते ही तुमने मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया। क्या तुम थोड़े भी मैच्योर नहीं हो सकते? मैंने अपने बाप को उस औरत का बचाव करते देखा और मुझे हंसी आ गई। मैं विदेश जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर फेंग फो घबरा गया। फिर झूठी चिंता दिखाते हुए बोला, ऐसी बेकार की बातें मत करो। तुम बाहर क्यों जाओगे? यहीं रहो, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। आखिर हम एक परिवार हैं। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, सौतेली माँ, ये नाटक बंद करो और तुम भी फेंग फो। ये सुनते ही फेंग मैनगोंग का चेहरा उतर गया। एक लंबी खामोशी के बाद वो चालाकी से बोला, बेटा, तुम परिवार से नाराज हो। ये लो, 5 मिलियन रखो और बाहर जाकर अपना मन बहला लो। मैं जोर से हंसा। 5 मिलियन? फेंग मैनगोंग, आज तुम जहां भी हो वो मेरे नाना के पैसों की बदौलत हो। तुमने मेरी माँ के दहेज से यह साम्राज्य खड़ा किया और अपनी जान भी उन्हीं के पैसों से बचाई। और अब उन्हीं पैसों से तुम इस औरत और इसके नाजायज बेटे को पाल रहे हो और मुझे 5 मिलियन देकर पीछा छुड़ाना चाहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बातों ने फेंग मैनगोंग को अंदर तक हिला दिया। वह शर्म और गुस्से से लाल हो गया। तो फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने सीधे जवाब दिया। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने रख दिया। फिर मैं शांति से एक एक करके शेयर्स के नाम और नंबर्स पढ़ने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम पागल हो गए हो, यह फैमिली कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा है। मैंने कंधे उचकाए, ठीक है, मत मानो,
मैंने इस पूरे विला के चारों तरफ बम लगा दिए। या तो तुम कागजात साइन करो या आज हम सब यहीं मरेंगे, चुन लो। फोंग मैनलोंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मुझे घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ। आखिरकार मौत के डर ने उसे हरा दिया। क्या अभी भी इन्हें नाकाम किया जा सकता है? बम हटाओ जल्दी, मैं साइन करता हूँ। मैं झूठ बोल रहा था। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार तुमने भी तो मेरी मां को शादी के लिए ऐसे ही फंसाया था। अब अपनी ही कड़वी दवा का स्वाद चख लो। उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वह गुस्से से बेहोश होने की कगार पर था। वह कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाता रहा, पर एक शब्द नहीं बोल पाया। मेरा उसे देखने का भी मन नहीं था। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, पीछे से उसकी आवाज़ आई, तुम्हारा भाई आज रात अपनी गर्लफ्रेंड को खाने पर घर ला रहा है। तुमने पहले जो भी बदतमीजी की है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार तुम्हें तमीज से पेश आना होगा। फिर उसने आगे कहा, उसकी गर्लफ्रेंड लुयांत है, वह अब तुम्हारे भाई के परिवार का हिस्सा है। अपनी ये बगावत बंद करो और मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ मेरा पैर हवा में ही जम गया। मेरा शरीर अकड़ गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि लोवियांत आज फोंगजुन की गर्लफ्रेंड बनकर इस घर में आएगी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, दरवाज़ा खुला। अगले ही पल फोंगजुन हाथ में लोवियांत का हाथ थामे मुस्कुराते हुए अंदर आया। पापा मम्मी, मैं उसकी माँ जो अभी अभी संभली थी, फौरन मुस्कुराने लगी। वे दोनों फोंगजुन की तरफ लपके और लोयन के सामने चापलूसी करने लगे। लेकिन जैसे ही लोयन की नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। शायद उस पल उसे एहसास हुआ कि मैं फोंगजुन का छोटा भाई हूँ। डिनर के दौरान फोंगजुन और लोयंट एक तरफ बैठे थे और मैं अकेला उनके सामने। पूरी शाम मैं बस यह देखता रहा कि लोयंट कैसे बड़ी बारीकी से फोंगजुन को खाना सर्व कर रही थी, कैसे उसकी हर छोटी ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। फिर किसी ने पूछा, फोंगजुन, तुम और मिस लू कैसे मिले? उसने जवाब दिया, एक चैरिटी गाला में। मैंने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा पेड़ पे फंसा है। मैं उसकी मदद करना चाहता था पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तब लोयंट ने मेरी मदद की और फिर उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। उसकी आवाज़ इतनी मासूम थी कि कोई भी यकीन कर ले। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फोंगजुन को बचपन से जानवरों से नफरत थी। उसने एक बार एक बिल्ली को मार भी दिया था और अब वो मसीहा बन रहा था। वे चारों एक खुशहाल परिवार की तरह हंस बोल रहे थे, जैसे सब कुछ कितना परफेक्ट हो। मुझसे ये दिखावा और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं सीधा गार्डन में चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक आवाज़ आई, भाई अकेले ताज़ी हवा खा रहे हो? उसने धीरे से कहा, सच तो यह है कि मुझे पता है तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। हमारे सर्कल में सबको पता है कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे और लुयोन के बीच क्या था। मेरा शरीर थोड़ा अकड़ा, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। वो नफरत भरी आवाज़ में बोलता, अफसोस कि इतना सुंदर चेहरा बर्बाद हो गया। तुम्हारी माँ मेरी माँ से नहीं जीत पाई और तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम तो बस मेरा एक छोटा सा दान चैरिटी थे। अब जब असली चीज़ वापस आ गई है तो नकली को रास्ते से हटना ही होगा। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन मेरी आंखों में वो गुस्सा या दर्द नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। मेरी आंखों में सिर्फ मजाक था। मैं सरदंदाज में हंसा, एक दान? फोंगजुन, इतने साल विदेश में रहकर तुम भूल गए कि तुम इस घर में सिर्फ अपनी माँ की वजह से घुस पाए हो। एक लाचार आदमी जो औरत को पाने के लिए चालें चलता है, और तुम जो दान की बात कर रहे हो। मैं उसके करीब गया। तुम्हारी माँ ने वो कचरा उठाया जिसे मेरी माँ नहीं चाहती थी, और तुमने उस औरत को उठाया जिसे मैंने छोड़ दिया। तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक ही मिट्टी के बने हो। फोंगजुन की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद से हरा पड़ गया। मैंने आगे कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? सच तो यह है कि मैंने बस उस औरत के साथ वक्त गुजारा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, और फिर उसे फेंक दिया। और तुम उसे किसी खजाने की तरह दुनिया को दिखा रहे हो। अपनी बात कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से एक चीख सुनाई दी। बैम! फोंगजुन का माथा गार्डन के पत्थर के बेंच से टकराया। खून तेजी से बहने लगा। उसी पर लोयंट, फोंग मैनगोंग और लिनमान हॉल से भागते हुए बाहर आए। फोंगजुन जमीन पर गिरा हुआ था, अपना खून से लथपथ माथा पकड़े हुए। उसने कराते हुए कहा, मम्मी, पापा, नहीं, उसे कुछ मत कहना। लिनमान फौरन उस पर झपटी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया और तुम अब भी उसे बचा रहे हो। फोंग मैनगोंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, फोंग शाओ, तुमने अपने भाई के साथ फिर क्या किया? मैं वहीं खड़ा होकर सारा नज़ारा देखता रहा। मेरा मन एकदम शांत था। मेरी नज़रें अपने गुस्से से लाल पिता से हटकर उन सब पर और आखिर में लियू रुयान पर जाकर टिकीं। वो फेंगजुन के ऊपर झुकी हुई थी और बड़े ध्यान से उसके जख्म को देख रही थी। फिर उसने सिर उठाया और मुझे बहुत ही गुस्से से देखा। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। बस अब सब खत्म हो गया था। ये औरत भी एक मुसीबत ही थी। मेरा अंदाज सही था। उसके दिल में फेंगजून के लिए कोई जगह नहीं थी। वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करने वाली थी।
मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर सबकी हैरान नज़रों के सामने मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने पास में पड़ा एक भारी सिरामिक वाज उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फंग जून के पहले से ही जख्मी माथे पर दे मारा। फंग जून की चीख पहले से भी ज्यादा तेज थी। मैंने अपनी पकड़ ढीली की और टूटे हुए वाज को एक तरफ फेंक दिया। ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन अब मर दिया है। पूरे कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि लिऊ रोयान भी चुप थी। मैंने हाथ में बचे सिरामिक के टुकड़े नीचे गिरा दिए और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। लिऊ रोयान ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा इतना काला पड़ा हुआ था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसने फेंग मिंगोंग की तरफ देखा और कहा, प्रेसिडेंट फेंग, ये सब आपके बेटे ने किया है। अगर इसे सही ढंग से सुधारा नहीं गया तो मैं। फोंग मिंगोंग को फोंग जून पर तरस भी आ रहा था और लिऊ रुआयन की ताकत से डर भी लग रहा था, इसलिए वो तुरंत झुककर बोला, प्रेसिडेंट लिऊ, आप चिंता ना करें, मैं आज ही अपने इस नालायक बेटे को अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने बॉडीगार्ड्स को बुलाया, इस बदतमीज बेटे को पकड़ लो, इसे एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाओ और घुटनों के बल बिठा दो। मैं जोर जोर से छटपटाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने गुस्से से अपने पिता को देखा, पर फोंग मिंगोंग ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो फिर से लिऊ रोयान की तरफ मुड़ा और बड़ी चापलूसी भरी आवाज में बोला, प्रेसिडेंट, इसे अपनी गलती पर पछतावा करने के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में बिठाना, आपको क्या लगता है ये सजा कैसी रहेगी? लिऊ रोयान ने फेंग जून को सहारा दिया जिसके माथे से खून बह रहा था। ये सजा तो बहुत मामूली है, मैंने स्टडी में एक विप टंगी देखी है, वो सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं है ना? ये कहकर वो पीछे मुड़े बिना फेंग जून को सहारा देकर वहां से चली गई। मैं वहीं सुनने खड़ा रह गया जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो वाकई चाहती थी कि फेंग मिंगोंग मुझे विप से पीटे? फेंग मिंगोंग ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। वो बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया, सुनो तुम लोगों ने, पहले 30 कोड़े मारो और फिर इसे एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बिठा दो। मेरी इजाजत के बिना इसे खड़ा मत होने देना। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स अपनों से धोखा खाने के बाद मैं शांत नहीं रह पा रहा था। मैंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है कि इसका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा था, वरना फेंग जून की चंद बातों ने मुझे इस हाल में क्यों डाल दिया होता? मुझे घसीटकर एक पास वाले कमरे में ले जाया गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे मुझे किसी चीज के नीचे कुचल दिया गया हो। तांग जांग खामोशी से मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैंने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। अगर मैं हार मान गया, अगर मैं इस परिवार के सामने झुक गया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। दर्द के बीच भी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं से भी बदतर थी। ये बस एक सजा है। मैंने भी तो फेंग जून को जवाब दिया था, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहते हुए मैं अपने तकिए के नीचे से एक बैंक कार्ड निकाला और बड़ी मुश्किल से उसे टैंग जांग के हाथ में थमा दिया। ये रख लो। उसने तुरंत कार्ड वापस कर दिया और कहा, यंग मास्टर, मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये बहुत पहले तैयार किया था, मैं विदेश जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस ना आऊँ। तुम मेरी माँ के गांव से आई हो, तुम एक पुरानी नौकरानी हो, अगर तुम यहाँ रही तो ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ये पैसे तुम्हारे बुढ़ापे के लिए काफी हैं। मेरी बात मानो, इस्तीफा दो और यहाँ से चली जाओ। टैंग जंग ने उस कार्ड को देखा। मैं खुद जख्मी था और बिस्तर पर पड़ा था, फिर भी उसके बारे में सोच रहा था। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। टैंग जंग, मैंने अचानक कहा, मुझे आपके हाथ का लोटस रूट और पॉक रिब सूप बहुत याद आ रहा है। उसने फौरन अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। ठीक है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। वो रसोई की तरफ भागी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मैंने ठंडी छत की तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिनों तक मैं ठीक होने के लिए अपने कमरे में ही रहा। दर्द सहते हुए भी मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और वो सब अलग कर दिया जो लिऊ रुयान ने मुझे दिया था। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन पैसों के मामले में वो मेरी कर्जदार थी। अब ये बात साफ थी, उन सभी चीज़ों की कुल कीमत लगभग 100 मिलियन थी। पहले तो मेरा मन उन्हें फेंक देने का हुआ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। मैंने यूपी क्लब के मालिक को फ़ोन किया जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने सुना था कि वहां हाल ही में एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला था। मैंने कहा, मेरे पास भी ऑक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, आज रात आ जाइए। मैं उन बड़े बक्सों के साथ क्लब पहुंचा। अभी मैंने ऑक्शन के इंचार्ज को सामान सौंपा ही था कि किस्मत ने मेरे साथ फिर एक खेल खेला। मेरे सामने लिऊ रोयन और फेंग जून एक साथ अंदर आ रहे थे। लिऊ रोयन फेंग जून से चिपकी हुई थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक गईं। मेरी मुट्ठियां खुद ब खुद भिंज गईं, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत ढीला कर दिया। मुझे आज रात अपने काम पर ध्यान देना था। उन दोनों के लिए अपनी भावनाओं को बर्बाद करना बेकार था।
मैं अभी बैठा ही था कि लाइटें कम हो गईं। होस्ट स्टेज पर आया और बड़े उत्साह से ऐलान किया कि ऑक्शन शुरू होने से पहले 3 मिनट का किसिंग सेशन होगा। सभी कपल्स पर स्पॉटलाइट डाली जाएगी। कमरे में अंधेरा छा गया। लाइटें भीड़ पर इधर उधर घूम रही थीं। कहीं कोई किस कर रहा था तो कहीं कोई अपने पार्टनर की बाहों में था। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर खड़ी ल्यू रुआन पर पड़ी। वो फेंगजून के गले लगकर हंस रही थी। वो झुका और उसे किस करने लगा। मेरा दिल जैसे दर्द से फटने ही वाला था कि अगले ही पल ठीक ऊपर से एक भारी लोहे के शैंडलियर का सपोर्ट टूट गया और सीधे फोंग जून पर जा गिरा। लियो रोयन ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत फोंग जून को धक्का दिया, लेकिन फिर भी उस शैंडलियर का किनारा उसके सिर के पिछले हिस्से पर हल्का सा लग गया। ये देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो तुरंत फेंग जून को अस्पताल ले जाने के लिए पार्किंग की तरफ खींच ले गई। मेरी तरफ एक और शैंडलियर दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश होने ही वाला था। एक एम्बुलेंस आई और मुझे भी अस्पताल ले जाया गया। हादसा अचानक हुआ और उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। इसमें सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे। मैं पहले से ही घर पर आराम कर रहा था और अब फिर से अस्पताल में पड़ा था। लेकिन कमरे में वो वाकई नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं जैसे वो मुझे जिंदा निकल जाएगी। फोंग शाओ, उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने सर्वेलेंस फुटेज देखी है। तुमने क्लब के स्टाफ को रिश्वत दी थी ताकि उस शैंडलियर के सपोर्ट को ढीला किया जा सके। फेंग जून को मारने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने उसे ठंडी नज़रों से देखा। लियू रोयन, तुम्हारे सिवा और कौन फेंग जून से इतनी नफरत करेगा? मैंने साफ मना कर दिया। लियू रुयान, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। उसकी आंखों का गुस्सा और बढ़ गया। लगता है जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा तुम सच नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। फोंग शाओ, फोंग परिवार का दूसरा यंग मास्टर जानबूझकर मारपीट करने का संदिग्ध है। आदमी भेजो और इसे कुछ दिनों के लिए अंदर डाल दो। इससे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरा चेहरा हैरानी से भर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जेल भेजने वाली थी। तो फिर मेरे पिटने का क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ी देर बाद वर्दी में कुछ लोग अस्पताल के कमरे में आए। डॉक्टर की और मेरी चोटों की परख किए बिना उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया। अगले कुछ दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। मेरी सेल के कैदियों ने, जैसे उन्हें खास निर्देश मिले हों, मुझे हर मुमकिन तरीके से प्रताड़ित किया। घूंसे, लातें, सब कुछ सहा मैंने। जब कुछ दिनों बाद मुझे रिहा किया गया तो मैं पहचानने लायक नहीं बचा था। मेरा शरीर जख्मों से भरा था। मेरी हालत इतनी दयनीय थी कि मैं बस रेंगते हुए बाहर निकल पाया। उस नर्क से बाहर निकलते ही जिस चीज़ ने मुझे असलियत का एहसास कराया वो था मेरे फ़ोन पर आया एक मैसेज। मेरा वीज़ा आखिरकार अप्रूव हो गया था। मैं अपना सामान लेने और सीधे एयरपोर्ट जाने के ख्याल से विला के लिए एक टैक्सी ली। लेकिन अंदर घुसते ही मेरा सामना उससे हुआ जो पूरी दुनिया की सैर करके लौटा था। मेरा प्यारा भाई चेन लो। सब कुछ जानने के बाद वो मेरी तरफ भागा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और वो लगातार माफ़ी मांग रहा था। मैंने ही तुम्हें उसकी तरफ धकेला था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार फेन जून था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी इसमें पड़ने नहीं देता, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ती। मैंने उसे रोक दिया। खुद को दोष मत दो। अब सब बीत चुका है। मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं विदेश जा रहा हूँ, शायद कभी वापस ना आने के लिए। चंदो, जब तक मेरे पास खाने को रोटी है तुम्हारा हिस्सा उसमें रहेगा। मैंने शांति से जवाब दिया। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे रोक सके। जाने से पहले मैं एक आखिरी बार उस घर को देखने के लिए मुड़ा। वो घर जहाँ मेरे बचपन की यादें दफन थीं। अब वहाँ मेरा बाप, उसकी सौतन और उनका नाजायज़ बच्चा था। मैंने वो पेट्रोल निकाला जो मैंने तैयार किया था। मैंने नौकरों की मिन्नतें अनसुनी कर दी। बिना एक शब्द बोले मैंने उसे हर तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक माचिस जलाई। आग एकदम से भड़क उठी, जैसे अतीत के हर हिस्से को निगल जाना चाहती हो। सब कुछ जलने लगा। फिर मैंने अपना आखिरी बैग उठाया और पीछे मुड़े बिना चल दिया। चेनलुओ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया। रास्ते में वो बार बार कह रहा था कि मुआवजे के तौर पर वो मुझे अपनी लग्जरी कारों का पूरा गैराज दे देगा। मैंने बस सिर हिला दिया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं कहा, वैसे फेंग शाओ, चाहे मैं अपने टैलेंट पर भरोसा करूं या नहीं, इस चेहरे के साथ दुनिया मुझे सिर्फ बेहतरीन चीज़ें ही दे सकती है। हमारा प्यारा फेंग जो चाहे हासिल कर सकता है। एयरपोर्ट पर उसने मुझे गले लगाया और छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो लगातार माफ़ी मांग रहा था। मैं उसे जानता था, उसका स्वभाव ही ऐसा था। मैं उससे नाराज़ नहीं था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। तब उसने मुझे छोड़ा। उसे हाथ हिलाते हुए मैं सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ गया। वह मेरी धुंधली होती परछाई को तब तक देखता रहा जब तक मैं गलियारे में ओझल नहीं हो गया। पता नहीं वह कितनी देर वहां बेजान खड़ा रहा। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और लोयन का नंबर मिलाया। घंटी काफ़ी देर तक बजती रही।
तब जाकर उसने फ़ोन उठाया। कज़न, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम फेंग से प्यार करती हो। तुम दोनों 3 साल तक साथ थे। वह जा रहा है और अब कभी वापस नहीं आया। क्या तुम उसे आखिरी बार अलविदा कहने तक की जहमत नहीं उठा सकती? कुछ सेकंड तक वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर आखिरकार लोएंट की आवाज़ आई। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन चला गया? फेंग। चेनो ने तेजी से जवाब दिया। वह चला गया। उसने पहली फ्लाइट पकड़ ली है। उसने कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा और यह भी कहा कि यह सब तुम्हारी गलती है। अब खुश हो ना? अगले ही पल चेनो जैसे चीख ही पड़ा और उसने गुस्से में फोन पटक दिया। फोन कटने की तीखी आवाज लियोन के कानों में गूंजती रही। वह फोन कान से लगाए पत्थर की मूरत बन गई। चला गया। हमेशा के लिए विदेश चला गया। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने अपनी थ्योरियां चढ़ाई, फोन मेज पर फेंका और अपने सामने रखे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन कागज पर लिखे शब्द और आंकड़े उसकी आंखों के सामने चींटियों की तरह रेंगने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बार बार फॉर्म का वही आखिरी चेहरा घूम रहा था जो उसने डिटेंशन सेंटर ले जाए जाने से पहले देखा था। उसने चिढ़कर अपनी टाई ढीली की, कुर्सी से उठा और सीधा बे विट्रे की तरफ चला गया। खुदा जाने वह कितनी देर बाहर देखता रहा। अचानक उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और ऑफिस से बाहर निकल गया। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर का प्राइवेट नंबर मिलाया। उसने बेताबी से पूछा, फेंग किस फ्लाइट पर है? डायरेक्टर ने घबराते हुए जवाब दिया, सर, जो जानकारी अभी मिली है, मिस्टर फेंग फ्लाइट 2108 से पेरिस के लिए रवाना हो चुके हैं। प्लेन 20 मिनट पहले ही उड़ान भर चुका है। लुयांत के कदम वहीं ठिठक गए। उसने फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन की तरफ देखा। फ्लाइट 108 वाली लाइन पर हरे रंग के 3 ठंडे शब्द चमक रहे थे, पार्टी रवाना। वह भीड़ भरे हॉल के बीचों बीच बेजान खड़ा रहा। उसके कानों में अलग अलग भाषाओं में हो रही अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं। तभी उसकी जेब में रखा फोन फिर से थरथराया। स्क्रीन पर फोंगजुन का नाम चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और फोन उठाया, पर बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ से फेंगजुन की आवाज आई, मेरा सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर ये पहले का वक्त होता तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास भाग जाता, लेकिन इस पल वह सिर्फ खिड़की के बाहर उस फ्लाइट की रोशनी को देख रहा था जो रात के आसमान में कहीं गुम चुकी थी। काफी देर खामोश रहने के बाद उसने बस इतना कहा, मैं अभी आ रहा हूं। जब वह हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में पहुंचा तो फेंगजुन बिस्तर के सिरहाने टेक लगाकर बैठा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लुयान बिस्तर के किनारे बैठ गया और फेंगजुन की लगातार होती बातों को सुनता रहा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। फेंगजुन ने उसकी बेरुखी को भांप लिया और बहुत सावधानी से बिना सीधे पूछे कहा, क्या तुम फॉर्म के लिए परेशान हो? पाप ने मुझे सब बता दिया। वो विदेश चला गया है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। खैर, ये बुरा भी नहीं है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जाकर अपना दिमाग शांत करे। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो शायद वापस आ जाए। छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। फेंगजुन ने फौरन बात बदली और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। पर उसे नहीं पता था कि उसके सो जाने के बाद लुव्यांट ने फिर से अपना फोन निकाला। उसकी उंगली स्क्रीन पर थोड़ी देर हिचकिचाई। आखिरकार उसने अपने असिस्टेंट की चैट विंडो खोली और टाइप किया, फोन पर कड़ी नजर रखो। उसकी हर हफ्ते की एक्टिविटीज की रिपोर्ट मुझे भेजते रहना। लेकिन सेंड बटन दबाने से ठीक पहले उसकी उंगली रुक गई। मैं यह क्या कर रहा हूं? वो तो सिर्फ एक खिलौना था। क्या वो इतनी तवज्जो के लायक है? अगले ही पल उसने झटके से ड्राफ्ट डिलीट कर दिया। फेंगजुन के साथ दोबारा रिश्ता जुड़ने के बाद दूसरों की नज़रों में उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लोगों को लगता था कि लोएंट एक बेहतरीन बॉयफ्रेंड का फर्ज निभा रहा है। डिनर, ऑफिस, ट्रिप्स, हाई सोसाइटी पार्टीज, सब कुछ। लेकिन सिर्फ वही जानता था कि बाहर से चमकने वाली ये जिंदगी अंदर से कितनी खोखली और बेजान हो चुकी है। कभी कभी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह अचानक यादों में खो जाता। उसे याद आता कि कैसे काम के बीच में फोंग चुपके से उसके पीछे आता, उसे बाहों में भर लेता और जानबूझकर उसके कान के पास फुसफुसाकर उसका सारा काम खराब कर देता। कभी प्राइवेट जेट में बैठे हुए उसकी नज़र खुद ब खुद उस छोटे से रेस्ट रूम की तरफ चली जाती जहां से एक बार उसने फेंग को कंबल में लपेटकर बाहर निकाला था, और वो लगातार बड़बड़ा रहा था कि यह सब बकवास है। ये याद उसे और भी चढ़ा देती। एक दिन वह फेंगजुन को उसी प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले गया जहां वे पहले जाया करते थे। वहां महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। खाना आज भी उतना ही उम्दा और करीने से सजा हुआ था, लेकिन फेंगजुन को खामोशी से खाते देख उसे अचानक याद आया कि कैसे फेंग चुपके से उसके कटोरे से उसका पसंदीदा हिस्सा चुरा लेता था। वो कहता, इसमें तो ज़रा भी मिर्च नहीं है, और फिर उसके कप से पानी पीकर बड़े हक से कहता, जो तुम्हारा है वो मेरा है। उनका डिनर हमेशा शोर शराबे से भरा और जिंदादिल होता था।
लेकिन ये डिनर इतना खामोश था कि सिर्फ बर्तनों के टकराने की आवाज़ आ रही थी, वही सूखी और बेजान आस जो अंदर ही अंदर आपका दम घोंट देती है। रात को हमेशा की तरह वह बिस्तर के अंदरूनी हिस्से में सो रही थी। आधी नींद में उसका हाथ अनजाने में बगल की तरफ गया। जो उसने छुआ वह सिर्फ एक भ्रम था, कुछ गलत था। शरीर का एहसास गलत था, तापमान गलत था। वहां वो गर्माहट और वो धड़कन नहीं थी। यहां तक कि खुशबू भी गलत थी, उसमें वो कुदरती महक नहीं थी। नींद में उसकी सांसों की हल्की आवाज भी उसे बनावटी लग रही थी। फेंग सोते हुए हमेशा बेचैन रहता था। कभी कभी अनजाने में कंबल खींच लेता और किसी छोटे मासूम जीव की तरह गर्मी की तलाश में उसकी बाहों में दुबक जाता। लुयन की आंखें अचानक खुल गईं। उसके दिल में चिड़चिड़ाहट की एक जोरदार लहर उठी। वह बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। सो जाओ, मुझे भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट याद आया है। फोंगजुन की उलझन भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधा ऑफिस में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे अकेले रहने की जरूरत थी, खुद को शांत करने और उस तस्वीर को दिमाग से निकालने की, वो तस्वीर जो उसके जहन में और भी साफ होती जा रही थी। एक हफ्ते बाद एक बड़ी बिजनेस गाला पार्टी थी। लिनमान और फोंगजुन भी वहां मौजूद थे। सबको लग रहा था कि यह एक परफेक्ट कपल है, लेकिन लुयोन को यह सब बेहद उबाऊ लग रहा था। पार्टी के दौरान एक रईसजादे ने जानबूझकर फोंगजुन को नीचा दिखाना शुरू किया। फोंगजुन ने फौरन मदद के लिए लुयोन की तरफ देखा। पहले ऐसी स्थिति में लुयोन सोचता था कि इसका पारिवारिक बैकग्राउंड कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। लेकिन इस बार उसके दिमाग में फेंग आया। अगर वहां फेंग होता तो शायद उसने अब तक शराब का गिलास उस आदमी के मुंह पर दे मारा होता और बड़ी बेपरवाही से कहता, सॉरी, हाथ फिसल गया। इस ख्याल ने लुयंट को अंदर तक झकझोर दिया। तभी एक रईस आदमी, जिसकी फोंग परिवार से पुरानी दुश्मनी थी और जो अपनी कड़वी बातों के लिए मशहूर था, धीरे से करवाया। उसने तंज कसते हुए कहा, तो आखिर तुमने फोंग से नाता तोड़ ही लिया? सुना है वे विदेश में बहुत गुल छर्रे उड़ा रहा है। अफसोस, मैं भी उसे थोड़ा आजमाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, चटक बिना किसी चेतावनी के लोयंट ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह आदमी चीखा और सीधा जमीन पर जा गिरा। लोयंट ने उस गिरे हुए आदमी की तरफ देखा और बर्फीली आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने पूरे हॉल पर नजर घुमाई और आखिरी चेतावनी दी, अपनी जुबान को लगाम दो। इसके बाद उसने फोंगजुन का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। ये पहली बार था जब उसने सरेआम अपना आपा खोया था, और उसकी वजह थी फैंग का नाम। वापसी के रास्ते में कार का माहौल भारी था। फोंगजुन डरा हुआ लग रहा था। काफी देर बाद उसने बहुत दबे पांव कहा, मम्मी का आज फिर फोन आया था। वो पूछ रही थी कि हम शादी के बारे में कब सोचेंगे। लोयन का लहजा बहुत रूखा था। कंपनी में कई मल्टीनेशनल मर्जर्स चल रहे हैं। ये बहुत नाजुक वक्त है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। लुयंत अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने अपने फोन में एक इनक्रिप्टेड फोटो एल्बम खोला। उसमें सिर्फ एक छोटी सी वीडियो थी। फोन मना नहीं कर पाया था, इसलिए वह स्टेज पर चढ़ा, माइक पकड़ा और एक पॉप सॉन्ग गाने लगा, वो भी बिल्कुल बेसुरा। उसे याद भी नहीं था कि उसने यह वीडियो कब सेव की थी। स्क्रीन पर फोन के उस लापरवाह और आज़ाद चेहरे को देखते हुए और फिर उसे अपनी आज की बोझिल और उबाऊ जिंदगी से मिलाते हुए उसका दिल किसी अदृश्य हाथ से भींच गया। एकदम घोटने वाला दर्द उसके सीने में फैल गया। उसने फौरन वीडियो बंद की, फोन मेज पर उल्टा रख दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लुयन एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था। यह एक बड़ा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था। फोंगजुन उसके मंगेतर के तौर पर उसके साथ था। भीड़ से बचने के लिए उन्होंने वीआईपी पैसेज लिया था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, चीखों के एक शोर ने उनका स्वागत किया। अराइवल हॉल लोगों से खचाखच भरा था। लड़के लड़कियां चिल्ला रहे थे, फोंगशाओ, फोंगशाओ। वो नाम पूरी भीड़ मिलकर पुकार रही थी। शोर इतना तेज था कि लग रहा था एयरपोर्ट की छत गिर जाएगी। कई आम मुसाफिर भी रुक गए। ये कौन है? इतना बड़ा हंगामा? तुम्हें नहीं पता? फेंग शाओ। उसने 3 साल पहले डेब्यू किया था। एक मॉडर्न पियानिस्ट है और उसने एमएल विसाज फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है। जैसे ही मेरा नाम लिया गया, लोयांट के कदम अचानक ठिठक गए। वह मुड़ी और भीड़ की तरफ देखने लगी। उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहां एक विशाल खंभे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। वह वहीं जम गई। उसकी आंखें उस चमकते हुए पोस्टर पर टिक गईं। आसपास का सारा शोर जैसे एक झटके में गायब हो गया। उसकी दुनिया में अब सिर्फ वो चमकता हुआ चेहरा बचा था, जो पोस्टर पर किसी सितारे की तरह जगमगा रहा था। उसी पल फोंगजुन ने भी उस बिलबोर्ड को देखा। उसने घबराकर लोयांत का हाथ पकड़ लिया। ये तो फोंग है। मैंने सुना था कि वो पिछले कुछ सालों से अपने करियर के लिए विदेश में था।
लगता है अब वो सेलिब्रिटी बन गया है। और देखो, घर का बड़ा बेटा होकर शोबिस जैसी चीज़ों में घुस गया। उसकी आवाज़ में जानबूझकर नफरत भरी थी, लेकिन लुयांट को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अनजान नहीं थी। पिछले 3 सालों में भले ही उसने मुझे कभी ढूंढा नहीं था, पर अलग अलग रास्तों से मेरी खबरें उस तक पहुंचती ही रहती थीं। मुझे पता था कि उसने अपने करियर की शुरुआत से ही बुलंदियों को छू लिया था। मैं जानती थी कि उसकी हर फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा और वो बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही। मुझे यह भी खबर थी कि उसने कितने ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीते हैं। यहाँ तक कि मुझे यह भी पता था कि उसका असिस्टेंट छुपकर मेरी हर फिल्म के टिकट्स, मेरे पोस्टर्स और मेरा मर्चेंडाइज खरीदता था। ये सब उसके डेस्क के सबसे सीक्रेट दराज में छिपा हुआ था। अगले ही पल उसकी नजरें सामने उमड़ती भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वीआईपी पैसेज से बाहर निकलते हुए चारों तरफ बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट से घिरा हुआ मैं वहां आता हूँ। एक ही नज़र में लियोन उसे देख लेती है। वो असलियत में अपनी तस्वीरों से भी कहीं ज़्यादा चमक रहा था। और ठीक उसी पल भीड़ के दूसरी तरफ से मेरी नज़रें लियन से जा टकराती हैं। अचानक एक औरत भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक खूबसूरत बुके है। मुस्कुराते हुए वो सीधे मेरी तरफ बढ़ती है। यह शंग सिन थी, शेंग फैमिली वारिस। बड़ी सहजता के साथ उसने मेरे हाथ से मेरा सामान ले लिया और फिर झुककर मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। ये नज़ारा देखते ही लियोन के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसके आसपास की हवा का दबाव जैसे अचानक गिर गया हो। उसके बगल में खड़ी फोंगजिन अनजाने में ही कांप उठती है। इत्तेफाक से मेरी टीम की आलीशान लिंकन कार ठीक ल्यूयन की गाड़ी के बगल में ही खड़ी थी। ल्यूयन देखती है कि कैसे शेंग सेन बड़े ही सलीके से मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मैं अंदर बैठने के लिए झुकता हूँ, कोई मुझे जोर से खींचता है। मैं अपना सर घुमाता हूँ और मेरी नज़रें लियन से मिलती हैं। अगले ही पल मैं उसे शिष्टाचार के तौर पर बस सर हिलाकर इशारा करता हूँ। वो यहाँ क्यों थी? ये मेरी समस्या नहीं थी, लेकिन उस लम्हे में लियन का दिल जैसे उसके गले तक आ गया हो। उसे अपने कानों में अपने ही खून की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मगर इसके बाद जो हुआ, उसने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया। उसे मेरी आंखों में एक अजनबी वाली ठंडक और दूरी नजर आई। मैंने बस उसे ऐसे सिर हिलाकर ग्रीट किया जैसे वो कोई मामूली फैन हो जिसने मुझे पहचान लिया हो। फिर मैंने अपनी नज़रें फेर लीं और झुककर कार में बैठ गया। शुरू से अंत तक मैंने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त शेंग सिन ने भी लियूयन को नोटिस किया। उसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से लियूयन की तरफ हाथ हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर वो काली लिंकन तेजी से एयरपोर्ट की पार्किंग से निकल गई। ये सब देखकर लियूयन अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी रह गई। उसके बगल में खड़ी फेंगजिन उसे कई बार पुकारती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसके कानों में बस एक शोर था और दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था। उसने मुझे देखा, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। अपने होटल स्वीट में वापस लौटकर लिवियन भारी मन से सोफे पर गिर पड़ती है। उस रात उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। एयरपोर्ट का वो सीन उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। मेरी वो नज़र, जैसे वो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी हो। शेंग सिन के साथ मेरी वो नज़दीकियाँ और आखिर में शेंग सिन का वो उकसाने वाला इशारा, हर एक डिटेल उसके अंदर किसी जहरीली सुई की तरह चुभ रही थी। तभी उसे अचानक एहसास होता है वो मेरी आंखों की उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मेरे साथ किसी दूसरी औरत को देखना तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। वो जितना इस बारे में सोचती उतनी ही बेचैन होती जाती। फिर अचानक वो उठी, बार की तरफ बढ़ी, अपने लिए एक बड़ा गिलास शराब का निकाला और उसे एक ही घूंट में गटक गई। इसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे जिंगबो में फंक्शॉ का पूरा पता अभी के अभी चाहिए, और अगले एक हफ्ते का उसका पूरा शेड्यूल। पिछले 3 सालों में उसने जो कुछ भी किया और फंक्शॉ के साथ उसका असली रिश्ता क्या है, मुझे इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। वो कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। इंतज़ार का हर एक मिनट, हर एक सेकंड उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ घंटों बाद असिस्टेंट का वापस कॉल आया। उसने जांच की पूरी डिटेल रिपोर्ट दी। मेरा पता, मेरा शेड्यूल, सब कुछ सामने आ चुका था। एक एक पॉइंट पढ़कर लियोन का दिल और भी ज्यादा बैठने लगा। शेंग एक बहुत बड़े खानदान से थी और खुद भी बेहद काबिल थी। मैं 3 साल पहले विदेश चला गया था और मेरे जाते ही इस वारिस ने अपना सारा कारोबार यूरोप की तरफ मोड़ दिया था। वो पक्की तौर पर पेरिस में ही बस गई थी। एक इन्वेस्टर की तरह उसने खामोशी से मेरे लिए रास्ते बनाए थे। अपने कनेक्शंस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसने फैशन और फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने में मेरी मदद की थी। इन 3 सालों में वो एक ढाल की तरह हमेशा मेरे साथ रही। हर कोई उन्हें बेहद करीबी दोस्त मानता था। लेकिन क्या वो अब लवर बन चुके थे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। लियूयन ने एक ठंडी हंसी हंसी और फ़ोन काट दिया। वो सोचती है एक मर्द और औरत के बीच कभी भी सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। मैं शेंग सिन का यह खेल अच्छी तरह समझ रही हूँ, और तुम फेंग शाओ
तुमने ऐसी औरत को अपने इतने करीब आने कैसे दिया? उस पल पहली बार लियोन के दिल में शेंगसिन के लिए खुली दुश्मनी और एक अजीब सी जलन पैदा हुई। पहली बार उसे नफरत और जेलसी का एहसास हुआ। अब वो सच में उससे आमने सामने मिलना चाहती थी, उससे सीधे पूछना चाहती थी कि आखिर शेंगसिन के साथ उसका रिश्ता क्या है। खुशकिस्मती से 1 हफ्ते बाद ही उसे एक मौका मिल गया। उसके असिस्टेंट ने बताया कि मैं एक बड़े हाई फैशन ब्रांड की आफ्टर पार्टी में शामिल होने वाला हूँ। लियूयान ने फौरन अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और एक इनविटेशन हासिल कर लिया। पार्टी एक ऐतिहासिक प्राइवेट एस्टेट में हो रही थी। जैसे ही लियूयान अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़रें सीधे मुझ पर जा टिकीं। मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ चर्चा कर रहा था और बड़ी आसानी से फ्रेंच से इंग्लिश में बात कर रहा था। लियूयान हाथ में वाइन का गिलास लिए भीड़ के दूसरी तरफ से मुझे घूरती रही। उसने सब्र से इंतजार किया कि कब मैं भीड़ से थककर गार्डन की टेरेस की तरफ अकेला सुस्ताने जाऊं। उसे लगा कि यही सही मौका है। उसने चुपचाप मेरा पीछा किया। टेरेस पर रात की हवा ठंडी थी। मैं रेलिंग के सहारे टिका हुआ दूर झील को देख रहा था। लियोन मेरे पीछे आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बोली, उसकी आवाज में वही पुराना घमंड था। तुम्हारे और शेंगसिन के बीच क्या चल रहा है? उसके आने से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पर मैंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने उसे देखे बिना ही कहा, अरे ये तो प्रेसिडेंट लियू है। काफी वक्त हो गया, लेकिन इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है। वो करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फेंग, 30 साल विदेश में रहने के बाद तुमने अपनी परखने की ताकत खो दी है। शेंगसिन किस तरह की लड़की है, क्या तुम नहीं जानते? वो बहुत चालाक और खेलने वाली औरत है। वो तुम्हें क्या दे सकती है? ये सुनकर मैं मुड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने ठंडी और धीमी आवाज में कहा, प्रेसिडेंट लियू, कैपिटल सर्कल में तो मैं खुद एक मशहूर प्लेबॉय के तौर पर जाना जाता था। हम दोनों की जोड़ी काफी जमती है और शेंगसिन ने अपनी भावनाओं को कभी नहीं छिपाया। वो मेरी हर पसंद और मेरी हर ख्वाहिश की इज्जत करती है। उन लोगों की तरह नहीं जिनके दिल में शुरू से ही कोई और था और फिर भी सच्चाई का मुखौटा पहनकर उन्होंने किसी दूसरे की जवानी के 3 साल बर्बाद कर दिए। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। ये शब्द लियूयन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसका चेहरा उतर गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी एक और आवाज सुनाई दी, लगता है तुम काफी बिजी थे। शेंगसिन बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी तरफ बढ़ी। उसने बड़े स्वाभाविक ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। काफी समय हो गया प्रेसिडेंट लियू, आप मेरे बॉयफ्रेंड से क्या बातें कर रही हैं? माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही लियोन के दिमाग में जैसे बिजली कड़की हो। उसकी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वो तेजी से मेरी तरफ मुड़ी, इस उम्मीद में कि शायद मेरी आंखों में कोई इनकार या कम से कम माथे पर शिकन दिखेगी। लेकिन मैंने बस चुपचाप शेंगसिन की तरफ अपना सिर झुकाया और उसकी बात की तस्दीक कर दी। मैंने दोबारा लियोन की तरफ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ शेंगसिन पर था। लियोन के हर रिएक्शन को देखते हुए शेंगसिन हंसने लगी। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट लियू और हमारे फोंग शाओ के बीच कोई पुरानी कहानी थी, लेकिन वो सब तो अब बीते कल की बात है। फोंग शाओ मेरे साथ बहुत खुश है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी नज़र लियोन के पीछे खाली जगह पर पड़ी और उसने जानबूझकर कहा, वैसे इस बार आप अपने साथ मिस्टर फोंगजुन को क्यों नहीं लाए? क्या आप बाहर उनके बारे में बात नहीं करती? इतना कहकर उसने लियोन को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से दूर ले गई। लियूयन अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही और मुझे किसी और के साथ जाते हुए देखती रही। बगल में लटका उसका हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में भिज गया। ये पहली बार था जब उसने किसी के द्वारा ठुकराए जाने और दूर किए जाने के दर्द को गहराई से महसूस किया था। पार्टी से लौटने के बाद लियोन का मूड बहुत खराब था। फोंगजुन ने फौरन उसकी हालत भांप ली और वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। वो बड़ी नरमी और फिक्र के साथ उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उस रात वो दबे पांव उसके कमरे में गर्म दूध का गिलास लेकर आया। क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा थक नहीं रही? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर सकता हूँ। फिर वो पुरानी यादें ताज़ा करने लगा। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मैं सीढ़ी से गिरने ही वाला था कि तुमने मेरी मदद की और हम साथ आ गए। उस वक्त तुम्हें इस तरह का मसाज बहुत पसंद आता था। वो उनकी पहली मुलाकात की यादों को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे लियोयन उसकी बातें सुन रही थी, उसके माथे की सिलवटें बढ़ती जा रही थीं। अचानक उसके जहन में एक बहुत पुराना सीन कौंध गया। फोंग फैमिली के एक पुराने नौकर ने एक बार कहा था कि बचपन में फोंगजुन को छोटे जानवरों से नफरत थी और उसने चुपके से पड़ोसी की बिल्ली तक मार दी थी। फिर उसे मेरी वो पुरानी बातें याद आईं जिन्हें उसने उस वक्त झूठी तोहमत समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उस पल उसे अचानक कुछ समझ आने लगा था। उसने धीरे से फोंगजुन का हाथ खुद से अलग कर दिया। नहीं, मुझे कुछ पल के लिए अकेला रहना है। फोंगजुन ने जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप पीछे हट गया। कुछ दिनों बाद लुरियन की काबिल असिस्टेंट पुरानी फाइलों को चेक कर रही थी।
तभी उसे छिपाई गई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बरसों पुरानी थी, जो उसकी माँ की उस भयानक कार एक्सीडेंट वाली मौत से जुड़ी थी। जैसे जैसे उसने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उसे समझ आया कि वो महज एक एक्सीडेंट नहीं था, उसमें साफ तौर पे इंसानी साजिश के निशान थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे फोंग मेंगोंग को हुआ था। वही फोंग मेंगोंग जिसने बहुत तेजी से फोंग ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। इसी बीच फेंग ग्रुप के अंदर मौजूद लुरुएंट के इन्फॉर्मेंट ने एक अर्जेंट मैसेज भेजा। फेंग ग्रुप अब सिर्फ एक खोखली कंपनी रह गई थी। फेंग मेंगोंग ने पिछले कुछ सालों में पब्लिक फंड्स का एक बड़ा हिस्सा गबन कर लिया था। सारा पैसा पेचीदा ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के जरिए देश से बाहर भेज दिया गया था। और फोंग जुन और उसकी मां लिनमान न केवल इस बारे में जानते थे, बल्कि वे इसमें पूरी तरह शामिल थे। फोंग ग्रुप कर्ज में डूबा हुआ था और बैंक्रप्सी बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन जिस चीज ने लुरियंट को अंदर तक हिलाकर रख दिया, वो था इंटरनल सोर्स से भेजा गया एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में फोंगजुन अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, और उसके शब्द सुनते ही लुयोंट के सारे भ्रम टूट गए। वो टूटी हुई सीढ़ी से गिरने का नाटक, वो बिल्ली को बचाने का ड्रामा, वो सब सिर्फ लुरियंट का ध्यान खींचने के लिए था। ऐसी लड़कियां मेरे इन पैतरों में हमेशा फंस जाती हैं। उस दिन भी सब कुछ मेरा ही प्लान था। मुझे पता था कि लुरियंट बाहर आएगी, इसलिए मैंने टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखी। और वो झूमर गिरा था, वो भी मैंने ही किसी से कहकर ढीला करवाया था। इरादा तो उसे सीधा चोट पहुंचाने का था, लेकिन वो बस उसे छूकर निकल गया। पर फिर भी काम तो हो ही गया। आखिर वो फेंग शाओ होता कौन है मुझसे मुकाबला करने वाला? क्या उसे सच में लगा था एक छोटी सी चाल और वो जाल में फंस गया? इसीलिए फेंग शाओ को कुछ दिनों के लिए विदेश भेज दिया गया था। उस पल लुरुयंट ने पहली बार पूरी सच्चाई देखी। जिस पर उसने इतने लंबे समय तक भरोसा किया था, वो शुरू से अंत तक महज एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। और उसने जो भी दर्द सहा था, वो सब इन झूठों की बुनियाद पर खड़ा था। वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी, इस मक्कार इंसान के हाथों का खिलौना बनी रही। लुरुयंट का शरीर लड़खड़ाया और वो अपने घुटनों के बल गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने तुरंत फोंगजुन को अपने कमरे में बुलाया। जब लुरुयंट ने उसके सामने वो सारे पक्के सबूत रखे, तो पहले तो फोंगजुन ने मुकरने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने साफ थे और लुरुयंट का दबाव इतना ज्यादा कि आखिर में वो टूट गया। वो पागलों की तरह जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ कबूल कर लिया। लुरुयंट, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पागल हो गया था। मैं बस चाहता था कि तुम मुझ पर थोड़ा ध्यान दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे बस एक और मौका दे दो। लुरियंट ने फेंजुन को उस हालत में तड़पते हुए देखा, पर उसके मन में रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं जागी। उसे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। और उसी पल उसका चेहरा उसके दिमाग में आया। अपने सबसे बुरे और दर्दनाक वक्त में भी वो कभी फेंजुन की तरह नहीं टूटा था। उसे कभी घुटनों के बल रेंगते हुए नहीं देखा गया था। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि उसकी दीवानगी की वजह ये पाखंडी फोंगजुन नहीं था, और न ही झूठ पर टिका वो कोई भ्रम था। असली वजह तो वो था फेंग शाओ। वो इंसान जो असली था, सच्चा था, जिसने चोट खाने के बावजूद उसे अपना सच्चा दिल और गर्माहट दी थी। फोंगजुन के लिए उसकी जिम्मेदारी और पुरानी भावनाएं सब कुछ महज एक दिखावा था। जैसे ही सच सामने आया, सब कुछ बिखर गया। इसके बाद लुरियांट ने बड़ी दृढ़ता से फैसला लिया। उसने तुरंत फेंग मेंगोंग को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई सारी संपत्ति लौटाने का आदेश दिया और अपने रसूख का इस्तेमाल करके फोंगजुन और उसकी मां के सारे गुनाह और सबूत अधिकारियों तक पहुंचा दिए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोंगजुन से सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ये सब करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला, सिर्फ एक खालीपन महसूस हुआ। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। पहली बार उसने अपना सारा घमंड और रुतबा किनारे रख दिया। वो उस विला के सामने जा खड़ी हुई जिसका पता उसके असिस्टेंट ने ढूंढा था। शाम के 7 बजे थे। उसके हाथ में एक खूबसूरत पेपर बैग था। उसके अंदर उस पुरानी बेकरी का सिग्नेचर केक था जो मुझे बहुत पसंद था। उसे याद था कि मुझे मीठा पसंद है और मूड खराब होने पर मीठा खाने से मुझे शांति मिलती है। लेकिन उसने पूरी रात अपनी गाड़ी में इंतजार किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी जैसे ही आसमान में उजाला होने लगा, उसने एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार को विला के एंट्रेंस पर आते देखा। मैं ड्राइवर सीट से बाहर निकला और दूसरी तरफ जाकर शांग किंगजी के लिए दरवाज़ा खोला। शांग किंगजी ने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कुछ ऐसा कहा जो लुरुयंट सुन नहीं सकी। मैं हंस पड़ा और ये मंजर लुरुयंट की आंखों में चुभ गया। उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी। फोंग शाओ, बात करते हैं प्लीज़। आवाज़ सुनते ही मैं पलटा। वो लुरियंट थी। मैंने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लुरियंट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। रुको। वो घबराहट में आगे बढ़ी।
उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना फोन निकालकर मुझे सबूत दिखाने की कोशिश की। फेंग, मेरी बात सुनो, मैंने सब चेक कर लिया है। फेंग परिवार और उनके साथियों ने जो भी किया वो सब सामने आ गया है। उस दिन गार्डन वाला हादसा, क्लब वाला झूमर। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये देखकर लुरियंत वहीं जम गई। सच सामने आ गया तो अब क्या? मैं हंस पड़ा। हाँ, तुम्हें लगा था कि मैं रोते हुए तुम्हारे पास आऊंगा और कहूंगा कि चलो अब तुम्हें सच पता चल गया है तो फिर से साथ हो जाते हैं। लुरियान, तुम्हारी इस दया और मेरी टूटी हुई कलाई के उस असहनीय दर्द को तुम्हारी एक माफ़ी या इन सबूतों से मिटाया नहीं जा सकता। बात करते हुए मेरी नज़र उसके हाथ में मौजूद उस पेपर बैग पर पड़ी। मैंने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें अभी याद है कि मुझे यहाँ की मिठाइयाँ पसंद थीं? कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी? मैंने सिर उठाकर उसके सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखा। लेकिन मैंने मीठा पसंद करना बहुत पहले छोड़ दिया है। खूबसूरत सपने अब बहुत भारी और दम घोटने वाले लगते हैं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। मैं मुड़ा और शान किंगजी के साथ अंदर चला गया। उस भारी लकड़ी के दरवाजे ने उसकी नज़रों के सामने सब कुछ बंद कर दिया। लुरियंत वहीं सुन्न खड़ी रही। उसके हाथ में मौजूद वो केक का थैला अचानक उसे बहुत भारी लगने लगा। विला के अंदर मैंने खुद को उस ठंडे दरवाजे से टिका लिया और धीरे से ज़मीन पर बैठ गया। ये कहना झूठ होगा कि मुझे दर्द नहीं हुआ। सीने में अब भी एक अजीब सी कसक थी, पर उससे ज़्यादा सुकून और थकान थी। दूर जाना उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। तभी शान किंगजी मेरे पास आकर बैठी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मुझे गले लगा लिया। हाँ, ये सब अब अतीत बन चुका है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। लुरियंत बारिश में भीगती हुई पूरी तरह टूट कर खड़ी रही। उसने उस खिड़की की तरफ देखा जो अब उसके लिए कभी नहीं खुलने वाली थी। उसकी आंखों में अब जीने की कोई चाह नहीं बची थी। उसे साफ समझ आ गया था कि उसने उसे खो दिया है और अब वो उसे कभी वापस नहीं पा सकेगी। वापस आने के कई दिनों बाद तक लुरियंत अपने कमरे में बंद रही। उसने न किसी से मुलाकात की, न काम पर ध्यान दिया। वो बस खिड़की से आसमान को ताकती रहती। मेरे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरी उन नज़रों की याद, जैसे मैं उसे कोई अजनबी समझ रहा हूँ, उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल नहीं। वो ये कैसे मान ले कि मैं उसकी ज़िंदगी से जा चुका हूँ? वो ये कैसे बर्दाश्त करे कि कोई और औरत मेरे करीब है? लेकिन इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया, बल्कि उसकी पाने की चाहत और बढ़ गई। उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आया। उसे एक ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां मुझे मजबूरन उसके पास आना पड़े, जहां मुझे उसकी ज़रूरत हो। उसने तुरंत अपने चीफ असिस्टेंट को बुलाया। जाओ, उसने सख्त आवाज़ में कहा, पता करो कि फेंग का अगला सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप कौन सा है। किसी भी कीमत पर मुझे उसमें दखल देना है। असिस्टेंट जल्दी ही एक रिपोर्ट लेकर लौटा। बॉस, उनकी टीम एक 100 साल पुराने लग्जरी ब्रांड के साथ नेगोशिएशन कर रही है। ग्लोबल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेज पर है। ये सुनते ही लुरियंत की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत चेन कॉन्ग्लोमरेट के नाम से उस ब्रांड के हेडक्वार्टर को एक प्रपोजल भेजा, जिसमें उसने यहाँ तक ऑफर किया कि वो पब्लिसिटी के लिए घाटे में भी काम करने को तैयार है। शर्त सिर्फ एक थी, मेरे साथ होने वाला स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट टाल दिया जाए। चेन कॉन्ग्लोमरेट की ताकत और असर खासकर एशियन मार्केट में बेमिसाल था। ब्रांड के बड़े अधिकारी इतने बड़े मुनाफे के लालच में हिचकिचाने लगे। अगले दिन होने वाली साइनिंग मीटिंग को अस्थायी रूप से टाल दिया गया। जैसे ही ये खबर मेरी टीम तक पहुंची, माहौल तनावपूर्ण हो गया। मेरी एजेंट ने चिंता में मेरी तरफ देखा। उस वक्त मैं आईने के सामने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट रिहर्सल कर रहा था। खबर सुनकर मैं बस इतना कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। ये बिल्कुल लुरियंत का स्टाइल है। वो मुझे झुकने और दर्द महसूस कराने के लिए मजबूर करना चाहती है। उसी वक्त शान किंगजी ने अपना फोन रखा और मेरी तरफ बढ़ी। फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, लुरियंत की ताकत की एक सीमा है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई तो स्क्रीन पर एक तरफ मेरी टीम थी और दूसरी तरफ लुरियंत। मीटिंग शुरू हुई। ब्रांड के सीईओ ने हिचकिचाते हुए चेन कॉन्ग्लोमरेट के प्रस्ताव का जिक्र किया। लुरियंत ने फौरन बात संभाली। चेन कॉर्पोरेशन आपके ब्रांड के भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर का सवाल है, मुझे लगता है कि इमेज और ब्रांड वैल्यूज़ का मेल होना बहुत ज़रूरी है। उसका इशारा साफ तौर पर मेरी तरफ था कि शायद मेरी इमेज उतनी काबिल नहीं है। मीटिंग रूम का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। तभी शान किंगजी की बेबाक आवाज़ गूंजी, प्रेसिडेंट चेन, बहुत समय हो गया। क्या देश में बिजनेस इतना बुरा चल रहा है कि आपको यूरोपियन फैशन इंडस्ट्री के स्पॉन्सरशिप मामलों में दखल देने का वक्त मिल गया? फिर उसने सीधे ब्रांड के सीईओ की तरफ देखा और उसका लहजा एकदम सख्त और अथॉरिटी वाला हो गया। फोम की इमेज, प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियल अपील पूरी दुनिया के सामने है। हमारी फाउंडेशन क्याओ फैमिली आपके ब्रांड के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक रही है। पर्सनली मैं आपके ब्रांड की फिलॉसफी की बहुत इज्जत करती हूँ,
इसलिए सही फैसला यही होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फोन को ही मिले। फिर उसने स्क्रीन पर लोरुयंत की तरफ तीखी नजरों से देखा। जहां तक बाहर के बेमतलब के दखल का सवाल है, बिजनेस के अपने उसूल होते हैं, अपनी पर्सनल भावनाओं और साजिशों को इसमें मत लाइए। फेंग आज जिस मुकाम पर है, अपनी मेहनत और काबिलियत से पहुंचा है। उसे किसी की हमदर्दी या आसाम की जरूरत नहीं है, और न ही वो कभी ऐसी किसी डील को स्वीकार करेगा जिसमें छुपी हुई शर्तें हों। ये शब्द लियू रुयान के लिए एक जोरदार थप्पड़ की तरह थे, जिसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। चेन फैमिली की बुनियाद और यूरोप में उनका दबदबा चेन कॉरपोरेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। महज कुछ ही पलों में पूरा खेल पलट चुका था। अब मेरी बारी थी। मैंने बेहद शालीनता के साथ उस ब्रांड की सदियों पुरानी हिस्ट्री, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप, एस्थेटिक्स और उसके मूल सिद्धांतों को बैठिया अपने निजी अनुभवों और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स को जोड़ते हुए मैंने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव स्पॉन्सरिंग और प्रमोशन कॉन्सेप्ट पेश किया। मेरा लहजा एक इंटरनेशनल सुपरस्टार की तरह प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस से भरा था। ब्रांड के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की आंखों में मेरे लिए प्रशंसा साफ झलक रही थी। उनकी हिचकिचाहट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आखिरकार ब्रांड के सीईओ ने मौके पर ही अपना फैसला सुना दिया। ग्लोबल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर साइन हो गया। दूसरी तरफ लियू रुयान की स्क्रीन काली पड़ गई। वो अपने उस ठंडे और वीरान ऑफिस में अकेला बैठा रह गया। फोन की बिजी टोन सुनते ही उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उस रात अपने असिस्टेंट के सामने खड़े होकर वो दहाड़ा, क्यों? मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तक क्यों नहीं मिल रहा? मैंने इतनी मेहनत की है, मैं उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि मिस्टर फेंग को कभी ये दिखावटी चीजें चाहिए ही नहीं थी। लियू वहीं जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चाहता था। पहली बार उसने खुद से ये सवाल पूछा। उसने कभी गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। क्या उसे बिना किसी शर्त के भरोसा चाहिए था? पर कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच एक खबर ने अचानक सबको दहला दिया। ब्रेकिंग न्यूज, सदर्न फ्रेंच आल्प्स में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भीषण फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को जन्म दिया है। कई गांवों और शहरों का संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका है। सड़कें तबाह हो चुकी हैं और हालात बेहद क्रिटिकल हैं। असिस्टेंट की ओर से एक अर्जेंट अपडेट आया। यही वो इलाका था जहां मैं अपनी आखिरी शूटिंग कर रहा था। मुझे एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फाउंडेशन के चैरिटी फोटो शूट के लिए बुलाया गया था। उस पूरे इलाके का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि लोग जिंदा भी हैं या नहीं। उसी वक्त लियो अपने ग्रुप की अगले 10 सालों की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुन रहा था। तभी वो अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया। वो इतनी तेजी से उठा कि उसकी कुर्सी पीछे जा गई। वहां मौजूद डायरेक्टर्स की हैरान नजरों की परवाह किए बिना उसने मेज पर डॉक्यूमेंट्स पटके और बोर्ड रूम से बाहर निकल गया। फौरन एक प्लेन तैयार करो, मुझे नजदीकी एयरपोर्ट ले चलो जहां लैंडिंग मुमकिन हो। वहां की सभी लोकल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करो। दुनिया की बेस्ट रेस्क्यू टीम को काम पर लगाओ। पैसों की फिक्र मत करो, मैं खुद वहां जा रहा हूं। उसका पूरा बिजनेस एम्पायर, उसकी दौलत, सब कुछ उस एक पल में बेईमानी हो गया जब उसे मेरे खतरे में होने का ख्याल आया। उसके जहन में बस एक ही बात थी, उसे मुझे ढूंढना था। कुछ घंटों बाद एक तजुर्बेकार और वेल फंडेड रेस्क्यू टीम के साथ लियू ने तूफान के बीच थोड़े शांत पल का फायदा उठाते हुए एक छोटे से एयरपोर्ट पर फोर्स्ड लैंड की। मौसम खौफनाक था। ऊपर काले बादलों का डेरा था, तेज हवाएं चल रही थीं और मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लियू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो पहले से तैयार हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और सीधा उस जोन की तरफ बढ़ा जहां से संपर्क टूटा था। लेकिन हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सकता था। उसे एक सुरक्षित इलाके में होवर करना पड़ा। क्रू की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए लियू रस्सी के सहारे उस कीचड़ भरी जमीन पर उतरने वाला पहला शख्स था। वहां के हालात देखकर रेस्क्यू टीम का लीड घबराकर चिल्लाया, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, मड स्लाइड अभी भी एक्टिव है, आप अंदर नहीं जा सकते। चुप रहो, आगे बढ़ो। लियू की आंखें खून की तरह लाल थीं। वो सबसे आगे चल रहा था और बाढ़ का पानी उसके घुटनों तक आ चुका था। पहाड़ से ठंडे और नुकीले पत्थर लगातार नीचे गिर रहे थे। अचानक एक मलबे से बचते हुए एक बड़ा पत्थर उसके बैकपैक से जा टकराया। उस बैग में जान बचाने वाले जरूरी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स थे। अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से लियू ने बैग को तो बचा लिया, लेकिन उसी पल उस नुकीले पत्थर ने उसके बाएं हाथ को चीर दिया। जख्म इतना गहरा था कि हड्डी नजर आ रही थी। टीम के एक मेंबर ने उसे मरहम पट्टी करने के लिए रोकना चाहा, लेकिन लियू के लिए यह वक्त की बर्बादी थी। उसने बस अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और जख्म पर बेरहमी से कसकर बांध लिया। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ता रहा। बिना सोए बिना आराम किए 10 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मैं एक प्राइमरी स्कूल के टूटे फूटे क्लासरूम में था।
जो ऊंचाई पे होने की वजह से बाढ़ के पानी के बीच एक टापू जैसा बन गया था। मैं वहाँ कुछ टीचर्स के साथ दर्जनों डरे हुए बच्चों को शांत कर रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, लेकिन मैं शांत था। मैं खुद एक बच्चा बनकर उनका डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लियू खून और कीचड़ में लथपथ लड़खड़ाते हुए क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैं दंग रह गया। सब सन थे। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। हमारी नज़रें मिली और कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मुझे जिंदा और सलामत देखकर लियो के चेहरे पर पिछले कई दिनों की बेचैनी अचानक गायब हो गई। उसने अपने हाथ के उस जानलेवा दर्द और अपनी हालत को पूरी तरह भुला दिया और मुझे जोर से गले लगा लिया। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। उसकी बाहों में कैद होकर मैं उसके दिल की तेज धड़कने और उसके शरीर की कंपाहट महसूस कर सकता था। उस पल मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। फिर मैंने धीरे से लेकिन मजबूती के साथ उसे खुद से दूर कर दिया, उतनी दूरी जितनी जरूरी थी। शुक्रिया प्रेसिडेंट चैन, आपने मुझे बचाने के लिए जो जोखिम उठाया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी आवाज़ ठंडी और स्थिर थी, और यही वो खामोशी थी जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली थी। लियू की बाहें अचानक खाली हो गई। मेरे चेहरे पर वो बेरुखी देखकर उसकी मुस्कान पल भर में ओझल हो गई। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह वहीं जम गया। तभी एक हेलीकॉप्टर के लैंड होने की आवाज आई। शेंगशंजी एक और रेस्क्यू टीम और जरूरी सामान के साथ वहां पहुंच चुका था। उसकी नजरें सबसे पहले मुझे ढूंढ रही थी, और मुझे सही सलामत देखकर उसने चैन की सांस ली। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।